छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। ये वो दौर था जब प्राचीन भारत एक बहुत बड़ी करवट ले रहा था। एक ऐसी क्रांति हो रही थी जिसने यहाँ का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ कुछ नए राज्यों के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के दूसरे बड़े शहरीकरण की लहर थी। एक ऐसा दौर जिसने देश के पहले महान साम्राज्य की बुनियाद रखी। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उस समय के शहर और राज्य कैसे थे। फिर जानेंगे कि इस बड़े बदलाव के पीछे क्या वजह थी। इसके बाद उस पॉलिटिकल उठापटक को देखेंगे जिससे एक साम्राज्य ने जन्म लिया। और आखिर में ये समझेंगे कि इस दौर की विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो बात शुरू करते हैं उन शक्तिशाली नए राज्यों के बनने से जिन्होंने भारत में शहरीकरण की दूसरी महान लहर को जन्म दिया। ये नक्शा देखिए। लगभग 500 ईसा पूर्व तक गंगा के मैदानों में 16 बड़े बड़े राज्य यानी महाजनपद फैल चुके थे। अब ये कोई छोटे मोटे कबीले नहीं थे, नहीं, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड इलाके थे जिनकी अपनी राजधानियां थीं, अपनी सेनाएं थीं और ये सब आपस में दबदबे के लिए लड़ रहे थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैसे पुराने ग्रंथों में हमें इन 16 शक्तिशाली राज्यों का जिक्र मिलता है। इन्हें महाजनपद कहा जाता था और ये नाम अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। देखिए, महाजनपद शब्द संस्कृत से आया है। महा मतलब महान और जनपद मतलब लोगों का ठिकाना। नाम से ही पता चलता है कि अब ये छोटे कबीले नहीं रहे, बल्कि बड़ी संगठित पॉलिटिकल पावर बन चुके थे जिनकी अपने इलाके पर जबरदस्त पकड़ थी। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? कैसे छोटी छोटी बस्तियां इतने बड़े बड़े राज्यों में बदल गईं? इसके पीछे क्या था? इसका जवाब एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में छिपा है और उसका सेंटर था लोहा। सोचिए, सबसे पहले लोहे की कुल्हाड़ियों ने घने जंगलों को साफ करना मुमकिन बनाया, जिससे खेती के लिए नई जमीन मिली। फिर लोहे के फाल वाले हल आए जिन्होंने कठोर जमीन को जोतना आसान कर दिया। नतीजा, फसल का उत्पादन लगभग डबल हो गया और इस एक्स्ट्रा अनाज ने न सिर्फ बढ़ती आबादी का पेट भरा, बल्कि बड़े बड़े शहरों और सेनाओं को भी सपोर्ट किया। इस नई टेक्नोलॉजी ने खेती में जैसे एक बूम ला दिया। धान की रोपाई, जिसे शाली कहते थे, वो आम हो गई। उपजाऊ मिट्टी और अच्छी बारिश ने पैदावार को और भी बढ़ा दिया। अब जब इतनी उपज होगी तो शासकों ने उस पर भाग नाम का एक टैक्स लगा दिया, जो उपज का छठा हिस्सा होता था, और इसी पैसे से फिर सेनाएं रखी जाती थीं और शहर बनाए जाते थे। चलिए अब जरा पॉलिटिकल सीन पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस नई दौलत और ताकत ने कैसे एक मुकाबले से भरा माहौल तैयार किया। इस दौर में एक दिलचस्प पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था। यहाँ दो तरह की सरकारें थीं जो एक दूसरे को टक्कर दे रही थीं। एक तरफ थे राजतंत्र, जहाँ सारी पावर राजा के हाथ में थी, और दूसरी तरफ थे गण संघ, जिन्हें हम एक तरह का गणतंत्र कह सकते हैं, जहाँ शासन कुछ खास लोगों की एक सभा करती थी। और मजे की बात यह है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक इन्हीं गण संघों से आए थे। लेकिन जब इतना कड़ा मुकाबला हो तो जाहिर है कि सिर्फ सबसे ताकतवर ही टिकेगा। हुआ भी यही। समय के साथ छोटे या कमजोर राज्यों और गणराज्यों को मजबूत शासकों ने खत्म कर दिया। धीरे धीरे सत्ता कुछ ही बड़े खिलाड़ियों के हाथों में सिमटने लगी और इस संघर्ष की भट्टी से तपकर एक महाजनपद बाकी सब पर भारी पड़ा। वो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, मगध। मगध की कामयाबी का राज क्या था? असल में उसके पास कुछ कमाल के फायदे थे। एक तो उसके पास बेहतर हथियार बनाने के लिए लोहे के बड़े भंडार थे। दूसरा, जमीन इतनी उपजाऊ थी कि अनाज की कोई कमी नहीं थी। और तीसरा, उसके पास विशाल जंगल थे जिनसे लकड़ी और हाँ, युद्ध के लिए हाथी मिलते थे। और इन सबसे ऊपर मगध को मिले कुछ बेहद दमदार और महत्वाकांक्षी शासक। हर्यंक वंश के राजाओं ने ही मगध के साम्राज्य की नींव रखी। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने शादियों और डिप्लोमेसी से वंश को जमाया। उसके बेटे अजातशत्रु ने अपनी सेना के दम पर साम्राज्य को और फैलाया। और फिर 460 BC में उदयन ने राजधानी को एक बड़े ट्रेड हब पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया, जिससे साम्राज्य और भी मजबूत हो गया। तो ये सब पुरानी बातें आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? असल में इस दौर का असर बहुत गहरा और बहुत लंबा चलने वाला था। देखिए, ये दौर किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य एम्पायर के लिए स्टेज तैयार किया। यही वो जमीन थी जिस पर बौद्ध और जैन धर्म जैसे दो बड़े विश्व धर्मों का उदय हुआ। और हाँ,
यहीं से हमें भारत का एक लगातार लिखा हुआ पॉलिटिकल इतिहास मिलना शुरू होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और बड़े शहर, इन सब की नींव इसी युग में रखी गई थी। महाजनपदों की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो न सिर्फ साम्राज्य बना दे, बल्कि सोचने का तरीका यानी दर्शन को भी बदल दे? लोहे की क्रांति ने सिर्फ राज्य नहीं बनाए, बल्कि वो माहौल भी बनाया जिससे बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचार पैदा हुए।